तो आपसे नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। किसी भी पूरे क्राइम में दो चीज़ें होती हैं। पहला, इन्वेस्टिगेट करना। जो क्रिमिनल है, चाहे उसने कत्ल किया हो, चाहे उसने लूटपाट किया हो, चाहे उसने किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ कोई गलत काम किया हो, या फिर किसी भी तरह का क्राइम हुआ तो यहीं से पुलिस की ड्यूटी शुरू हो गई। कायदे से पहले से भी होती कि क्राइम ना हो, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस का पहला काम है कि उस पूरी कहानी को सुलझाना, पूरी गुत्थी को सुलझाना। क्योंकि जो भी अपराधी होगा उसका पूरा प्रयास यही होगा कि कोई सबूत, कोई सुराग न मिले। उसके बाद पुलिस वाले मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तमाम सुरागों को, तमाम तरह के तथ्यों पर नज़र डालते हैं। उसके बाद फाइनली एक कंक्लूज़न निकालते हैं। उसके बाद एक चेहरा, एक शक्ल उनके सामने आता है। उसके बाद उसकी तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद फिर जो अपराधी होगा उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब यहीं से जो आम लोग हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारा आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि जो अपराध था वो सुलझ गया, उसकी जो गुत्थी थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन अब यहाँ से भी पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती हैं। दरअसल अब मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में फिर सबूत मांगे जाते हैं। सबूत आपको देने होंगे, और कई मामलों में ऐसे ऐसे सबूत, जैसे किसी का कत्ल हुआ तो कत्ल होने के बाद लाश कहाँ है? लाश नहीं तो कत्ल ही नहीं। कातिल सामने है, तमाम चीज़ें उसके सामने हैं, लेकिन जब लाश नहीं मिलेगी तो फिर सबूत कहाँ से? और फिर कत्ल ही नहीं प्रूफ हुआ तो ये दोषी कहाँ से? ऐसे ही कहीं चोरी हुई है तो चोरी का सामान कहाँ है? वो जो चोर जिसको आपने पकड़ा उसके पास वो सामान बरामद होने चाहिए। नहीं बरामद हुआ तो फिर चोरी नहीं। इस वजह से भी कई केसेस, कई कहानियाँ उलझ के रह जाती हैं। और आज की कहानी इन्हीं में से एक कहानी है। कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक बेहद मशहूर शहर गुड़गांव। कहानी इसी गुड़गांव के रहने वाले एक बेहद मशहूर ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है सत्यवान। कहानी इसी सत्यवान की है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2021 से। और साल 2021 में भी क्या कुछ हुआ उसको आपको अगर थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो इसी साल 2021 में गुड़गांव में एक जगह लगती है सेक्टर 37, यानी सेक्टर 37। और इसी सेक्टर 37 में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक महिला थी, उसका हस्बैंड था। दोनों लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। शादी के बमुश्किल 5 से 6 साल हुए होंगे। जो पति था छोटा मोटा एक बिजनेस करता था, उसी से घर का खर्च चलाता था। जो पत्नी थी जिसका नाम था रीना पांडे, वो हाउसवाइफ थी, पढ़ने लिखने में बढ़िया थी, तेज़ तर्रार थी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। उम्र लगभग 32 साल थी, लेकिन उस हिसाब से उम्र कभी मालूम नहीं पड़ती थी। अपने आप को उस हिसाब से उसने मेंटेन किया, अपने बॉडी को, अपने फिगर को। वर्कआउट करती, सुबह दौड़ने जाती, रनिंग करती, जॉगिंग करती। इस वजह से उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी लोग देखते एक बार उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते कि आखिर एक महिला इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। इधर जो पति था काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता। कभी कभार ऐसा भी होता कि हफ्तों हफ्तों काम के सिलसिले में बाहर। इस वजह से अब घर में अकेली, कभी बात होती कभी बात नहीं होती। बहरहाल ये तमाम चीज़ें ठीक ठाक चलती रही। 5-6 साल पहले ही शादी हुई थी। शादीशुदा ज़िंदगी बेहद ठीक ठाक चल रही थी। चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, दोनों लोग एक दूसरे के परिवार को काफ़ी प्यार करते थे। तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ सही चल भी रही थी। लेकिन इसी बीच जुलाई का महीना आता है, और इसी जुलाई के महीने में जो रीना पांडे का हस्बैंड था उसको किसी काम से बाहर जाना था। लगभग 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को रीना पांडे का जो हस्बैंड है किसी काम से बाहर जाता है। जाने के बाद शायद 2-4 दिनों तक उसको रुकना पड़ा। इस दौरान उसने अपनी बीबी को फ़ोन किया, जहाँ उसे जाना था। जब वहाँ पहुँचता है तो फ़ोन करता है, बीबी का फ़ोन इधर उठा नहीं। उसे लगा कि हो सकता है कहीं बिज़ी हो, कहीं घूमने गई हो या फिर मार्केट में हो, क्योंकि अक्सर वो जाया करती थी, अलग अलग जगहों पर ये घूमती रहती थी, शौकीन थी। 12 तारीख को उसने फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। 13 तारीख को भी उसने फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठा, उसने फिर इग्नोर किया। उसके बाद उसने 14 तारीख को फ़ोन किया, इस बार फ़ोन स्विच ऑफ था। अब फ़ोन स्विच ऑफ, ये परेशान थोड़ा सा, उसे लगा क्या हो गया। उसने व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि ऑनलाइन आना तो फ़ोन कर लेना, मुझे तुमसे काम है। मैसेज ड्रॉप करने के बाद इधर जो पति था काम से बाहर गया था, तो काम में भी थोड़ा बहुत बिजी था। इसके बाद उसने फिर 15 तारीख को चेक किया कि बीबी का फ़ोन मैसेज कुछ आया नहीं है।
जब उसने चेक किया तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ उसने देखी। उसने देखा कि जो बीबी के व्हाट्सएप का मैसेज सीन का स्टेटस है वो अभी तक सिंगल टिक है, यानी 14 तारीख से ना ही नेट ऑन हुआ ना ही फ़ोन का स्विच ऑन खुला। अब ये चीज़ जब हस्बैंड देखता है रीना का तब थोड़ा सा परेशान होता है कि क्या हो गया। परेशान होने के बाद वो आसपास के लोगों को फ़ोन करता है कि देखो भाई मेरी बीबी कहाँ है। आसपास के लोग वक्त निकाल के रीना पांडे के फ्लैट पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो फ्लैट पे ताला बंद था। अब जब ताला बंद की सूचना पति को मिली, पति परेशान भागा भागा वापस आया। आने के बाद अब उसने ढूंढना शुरू किया। उसे लगा कि शायद किसी फ्रेंड व्रेंड के पास चली गई हो। उसने रीना पांडे के तमाम दोस्तों से बात की, जिन लड़कियों के साथ कभी रीना पांडे का उठना बैठना था, जिन महिलाओं के साथ वो कभी किटी पार्टी वगैरह करती थी, उन तमाम लोगों से उसने पूछा। लेकिन जिससे भी उसने पूछा तमाम लोगों ने बस यही कहा कि 12 तारीख से ही मेरी बात नहीं हुई। अब इधर ये परेशान घर वाले भी लगातार रीना पांडे के फ़ोन कर रहे हैं। रीना का फ़ोन उठा नहीं। कुछ देर बाद घर वालों का भी फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। तो घर वाले अब रीना पांडे के हस्बैंड को फ़ोन करने लगे। वहाँ से भी अब प्रेशर बन रहा कि कहाँ गई। इधर ससुराल वाले यानी रीना पांडे के जो सास ससुर थे उन्होंने भी फ़ोन किया कि बहू का फ़ोन नहीं लग रहा। अब तमाम फ़ोन जब आने लगे तो रीना पांडे का जो हस्बैंड था वो परेशान हो गया। परेशान होने के साथ साथ अब वो बहुत ही दबे सुर में सबको बताता है कि 12 तारीख से ही रीना पांडे घर पे नहीं है। इधर आसपास के लोगों से भी उसने बताया तो तरह तरह की बातें भी होने लगी कि तुम्हारी बीवी हो सकता है किसी के साथ चली गई हो, भाग गई हो। आमतौर पे जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग भागने को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि महिला या पुरुष, खासकर 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में भागना ही सोचते हैं। बहरहाल अब रीना पांडे का जो हस्बैंड है लगातार परेशान हो रहा, दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक, हित्र मित्र और जहाँ जहाँ वो कहीं जाती थी हर उस जगह पे उसने पूछताछ की, हर उस जगह पे उसने तफ्तीश की, लेकिन कहीं से ना रीना पांडे का कुछ खबर ना कोई जानकारी। इधर वक्त गुजरता रहा, 12 तारीख से गायब हुए 20 तारीख हो गई। तमाम जगहों पे रीना पांडे के हस्बैंड ने तफ्तीश कर ली, पड़ताल कर ली। इधर मायके वाले ससुराल वालों ने भी खोज लिया, आसपास के लोगों ने भी पता कर लिया। जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला, तब रिश्तेदारों ने कहा कि अब एक काम करो, पुलिस कंप्लेन कर दो। पुलिस ही अब ढूंढ सकती है, क्योंकि हम जितना कोशिश कर सकते थे हमने कर लिया। अब एक ठीक ठाक आदमी था, ठीक ठाक कमाता था, पुलिस के पास जानने और बताने में कि मेरी बीवी गायब है बड़ी बेइज्जती, बड़ी बदनामी भी लग रही थी। एक उम्मीद भी थी कि कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन अब 21 तारीख भी गुजर गई, रीना पांडे का कहीं कुछ खोज खबर लगा नहीं। तो फाइनली 22 तारीख को नोएडा के जो माफ़ कीजिएगा गुड़गांव का जो सेक्टर 10A है, वहाँ की कोतवाली में जो रीना पांडे के हस्बैंड है वो जाते हैं और जाने के बाद फाइनली मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं और बताते हैं कि मेरी जो बीबी है वो गायब है। अब ये खबर जब पुलिस वालों तक पहुंची, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की, साथ ही रीना पांडे के हस्बैंड से कहा कि आप रीना पांडे की तस्वीर दीजिए, तमाम डिटेल्स दीजिए। जो पति था उसने तमाम डिटेल्स दी। पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हस्बैंड से पूछा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ को ही मार देते हैं, फिर जाते हैं पुलिस में, तमाम तरह के शौक रचते हैं। तो एक डाउट तो पहले हस्बैंड पे गया। दूसरा डाउट जो मन में आया, जो प्राइमरी ख्याल आ रहे थे पुलिस वालों के, कि 35 साल उम्र है, मस्त मौला ख्याल की महिला है, क्या पता है कोई बॉयफ्रेंड हो उसके साथ भाग गई हो। ये तमाम ख्याल जो दोनों आ रहे थे ये मेन प्रियोरिटी पे थे। तीसरा कहीं दबे कुचले सुर में था कि हाँ, महिला के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। बहरहाल पुलिस वालों ने सबसे पहले उसके हस्बैंड से ही पूछताछ की कि आपका बिहेवियर कैसा था आपके वाइफ के साथ। जो मायके वाले थे उनसे भी पूछताछ की, जो मोहल्ले वाले थे उनसे भी तफ्तीश की कि जो रीना पांडे है क्या उसका उसके हस्बैंड से कभी तकरार हुआ, कोई और चीज़, कभी लड़ाई हुई, कभी झगड़ा हुआ। बहरहाल तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, जो रीना पांडे के हस्बैंड है वो बेहद सभ्य स्वभाव के आदमी हैं और आज तक उन्होंने कभी रीना से बदतमीजी नहीं की। इधर रीना के फादर और मदर से भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो रीना के हस्बैंड है बेहद अच्छे इंसान हैं। अब ये तमाम लोग जब एक ही स्टेटमेंट दे रहे थे तब पुलिस वालों को लगा कि चलो इस केस में कहीं ना कहीं रीना पांडे के जो हस्बैंड है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद पुलिस वालों ने जो दूसरा एंगल है उस पर विचार करना शुरू किया कि क्या किसी के साथ भाग सकती है या किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों ने अफेयर के सिलसिले में तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की। तमाम लोगों से कहा कि
इसका स्वभाव कैसा था आप लोग बताइए, मदद कीजिए। अब दबे कुचले सुरों में आसपास के लोगों ने रीना पांडे की कैरेक्टर के बारे में, उसके चाल चलन, उसके रवैये के बारे में बताना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि रीना पांडे घूमती फिरती रहती थी। कुछ लोगों ने बताया कि रीना पांडे जो थी मस्त आजाद ख्याल की महिला थी। जहाँ रीना के हस्बैंड बेहद सीधे स्वभाव के थे, वहीं रीना बोल्ड माइंडेड। कई लोगों ने बताया कि कई लोगों से उसकी बातचीत भी होती थी। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते रहे, तब उन्हें अब कहीं ना कहीं लगने लगा कि कई लोगों से बातचीत होती रही होगी, किसी के साथ कहीं चली गई होगी। अगर उसे किसी ने कुछ कहा होता, कोई दिक्कत होती, तो अब तक कहीं कंप्लेन वगैरह हुई होती। अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होती तो अब तक बॉडी वाडी भी मिल गई होती। आसपास के इलाकों में पुलिस वालों ने इत्तला कर ही दिया था कि ऐसे शक्ल सूरत की कोई महिला दिखाई दे तो इत्तला कीजिए, कोई जिंदा या मुर्दा कुछ भी। बहरहाल अब तक पूरा जुलाई महीना गुजर चुका था। पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे। रीना पांडे की ना कोई जानकारी मिली, ना ही कोई ऐसी मिलती जुलती महिला की लाश मिली, ना ही कहीं से कोई खबर मिली। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। वक्त गुजरता रहा। देखते देखते महीनों गुजर गए और कहीं से कोई जानकारी नहीं। इधर जब महीने गुजर गए और कहीं से कोई जानकारी नहीं, पुलिस वालों के पास तमाम नए तरह के केस आने लगे। कहीं से कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही थी। इधर जो हस्बैंड थे, धीरे धीरे उनका भी मन बैठने लगा। तमाम तरह की बातें होने लगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड भी मानने को तैयार हो गए कि जो उनकी बीवी है रीना पांडे, वो किसी के साथ भाग गई। लेकिन अगर भाग भी गई, किसी के साथ उसका अफेयर था और उसके साथ वो चली गई, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तब भी वहाँ एक सवाल बहुत जेन्युइन सा उठता है कि आखिर वो है कौन और किसके साथ उसका अफेयर है, और जिसके साथ है उसी के साथ भागी है या फिर कोई और बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने किडनैप वगैरह कर लिया। अब ये तमाम सवाल जो हस्बैंड थे रीना पांडे के, उनके जहन में आते हैं। उन्होंने पुलिस वालों के पास ये सवाल उठाया। पुलिस वालों को लगा कि अपहरण होता तो अब तक फिरौती मांग ली गई होती, मर्डर हुआ होता तो लाश मिल गई होती। बहरहाल अगर कह ही रहे हो तो अपहरण के सिलसिले में हम केस दर्ज कर लेते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद 346 के तहत जो केस है वो दर्ज किया गया। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। कहीं से कोई जानकारी नहीं, कहीं से रीना पांडे का कुछ पता चला नहीं। वक्त गुजरता रहा। हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में गुजर गए। साल 2021 से ये कहानी शुरू हुई थी। साल 2024 आ जाता है और जब साल 2024 आता है तो इसी साल 2024 में इस केस में भी एक तरक्की होती है। जो केस 2.5 सालों से दम तोड़ चुका था, उस केस में एक पॉइंट पता चलता है, और ये पॉइंट था कि रीना पांडे एक ट्रांसपोर्टर से संपर्क में थी जिसका नाम था सत्यवान, और कहने सुनने में ये बात भी पता चली कि काफ़ी करीब थी। अब ये दो जानकारी जब पुलिस वालों को 2024 में पता चली, तब उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सत्यवान से भी पूछताछ कर लेते हैं। तमाम कोशिशें कर ही लिए, एक लीड मिली है तो इस पर भी देख लें। इधर जो हस्बैंड था वो भी लगातार प्रेशराइज कर ही रहा था। तो फिर फाइनली पुलिस वालों ने सत्यवान की तलाश शुरू की। तलाश करते रहे, अलग अलग जगहों पे छापेमारी की, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। 2024 की शुरुआत से ही जो पुलिस वाले थे सत्यवान के पीछे पड़े रहे, क्राइम ब्रांच भी लग गई, और फाइनली 20 जनवरी को जो सत्यवान है उसका पता चलता है। अंजना कॉलोनी, गुड़गांव, खाड़सा में पुलिस की टीम जाती है। जाने के बाद सत्यवान को वहाँ से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको लाती है, लाने के बाद पूछती है। तो शुरुआत में तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया किसी केस में। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, उसने अपना असली रूप दिखाया, पूछताछ की। काफ़ी देर तक इधर उधर बातें घुमाता रहा, लेकिन अंत में सत्यवान टूटता है, और टूटने के बाद कहता है कि साहब मैंने उसको मार दिया। अब 2 सालों बाद एक लड़की, एक महिला, जिसको कभी पुलिस वाले भागा मान ले रहे थे, कभी अपहरण मान ले रहे थे, कभी कुछ और मान ले रहे थे, 2 साल बाद उन्हें पता भी चला। तो पता चला कि उसको मार दिया गया। फौरन पुलिस वालों ने पूछा क्यों, तब सत्यवान ने पूरी कहानी सुनाई। दरअसल बात साल 2021 की ही है। जो सत्यवान था, इसकी उम्र उस टाइम लगभग 55 से 56 साल रही होगी। इधर रीना 33-37 साल की। सत्यवान इसी सेक्टर 37 में जहाँ के ये लोग रहने वाले थे, वहीं पे ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अब आने जाने में उसे दिक्कत होती थी, तो इसी सेक्टर 37 में उसने किराए का मकान ले लिया। जो रीना पांडे था उसके घर में ही बगल में रहने लगा। इत्तेफाक देखिए कि रीना पांडे का जो हस्बैंड था लगातार बाहर रहता था। इस दौरान रीना पांडे सत्यवान के करीब आती है। करीब आने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई।
बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। करीब आने के बाद दोनों ने एक कमरे में रहने का फैसला किया, यानी दिन में जब भी मौका मिले, रात में मौका मिले, हस्बैंड ना हो तो अक्सर रीना पांडे सत्यवान के घर पे आने लगी। आने के दौरान इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गए। इस दौरान कई ऐसे फोटोग्राफ्स थे जो रीना पांडे ने अपने फ़ोन में कैद कर लिए। ये तमाम चीज़ें चलती रही, ना ही रीना पांडे को कोई दिक्कत, ना ही सत्यवान को कोई दिक्कत। लेकिन इस बारे में इत्तेफाक से सत्यवान की जो बीवी थी और जो उसके घर वाले थे उनको भनक लग जाती है। उन्हें भनक लगी, उन्होंने रिश्ते का विरोध करना शुरू किया। अब ये चीज़ जैसे ही रीना पांडे देखती है कि जो सत्यवान है वो घर से मजबूर है और काफ़ी पैसे वाला है, तो यहीं से रीना पांडे और उसके मायके वालों में एक खुरापाती आइडिया आता है। रीना पांडे सोचती है कि सत्यवान परिवार से काफ़ी मजबूर है, अगर मैं इसका पीछा छोड़ने के बदले इससे कुछ पैसे मांग लूँ तो पीछा छुड़ाने के बदले पैसे देगा जरूर। यहीं से रीना पांडे ने सत्यवान को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कभी कुछ पैसे, कभी कुछ पैसे, कभी कुछ ज्वेलरी बनवाने को कहे। अब शुरुआत में सत्यवान को भी पीछा छुड़ाना था तो उसने पैसे दिए, लेकिन लगातार जब ये पैसे डिमांड करती रही, लगातार इसने कहना शुरू किया कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर बता दूंगी, तुम्हारी शादी खराब कर दूंगी। तब कहीं ना कहीं सत्यवान को लगा कि अब इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन करना होगा। तो क्या? तो फिर उसने 12 जुलाई साल 2021 को इसको बुलाया। बुलाने के बाद इसको एक सुनसान जगह पे लेके गया और कहा कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रीना पांडे बड़े खुशी मन से जाती है। जाने के बाद उसने शराब पिलाई। पिलाने के बाद इसका गला घोटा। गला घोटने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया। अब इस सत्यवान ने एक बाले जुर्म कर लिया, तमाम चीज़ें बता दी। मर्डर हो गया ये भी बता दिया, रीना पांडे इस दुनिया में नहीं है ये भी बता दिया, कातिल भी मैं हूँ ये भी बता दिया। लेकिन अब ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि कत्ल हुआ है तो लाश कहाँ है। अब पुलिस वाले परेशान, उन्होंने पूछा कि लाश क्या हुई। तब सत्यवान ने बताया कि गडौली से द्वारिका रोड पे एक सड़क है जो काफ़ी लंबी है, उसी के बगल में एक नाला है, उसी नाले में मैंने लाश फेंक दी। अब नाला भी कई किलोमीटर लंबा, 2 साल पहले वहाँ एक लाश फेंकी गई। कई बार तब से बाढ़ आई होगी, कई बार पानी बरसा होगा, न जाने वो लाश कहाँ है। अब पुलिस वाले भागे भागे उस जगह पे पहुँचे। पहली बात तो जगह आइडेंटिफाई नहीं, क्योंकि 2 साल पहले उसने कहाँ लाश फेंकी थी वो भी उसे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं याद। उसने बताया कि गडौली और द्वारिका के बीच एक सड़क है, वहाँ फेंका। अब पुलिस वाले लाश ढूंढ रहे हैं और जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक कत्ल हुआ ये भी नहीं प्रूफ होगा, क्योंकि गला दबा के उसने कत्ल किया था। तो ना कोई मर्डर वेपन है, ना ही कहीं कोई इंजरी के मार्क मिलेंगे, ना ही कोई स्ट्रगलिंग मार्क मिलेंगे। एक सुनसान जगह पे उसने किया था, तो 2 साल में वहाँ न जाने कितनी बार बारिश हुई, न जाने कितनी बार घास होगी, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कहानी मैंने शुरू में आपको बोली थी कि यहाँ कातिल भी है, मर्डर भी है, मोटिव भी है, लेकिन ना लाश है, ना क्राइम सीन है, ना ही कोई मर्डर वेपन है। तो पुलिस वालों के लिए केस बड़ा चैलेंजिंग होगा कि लाश कहाँ ठिकाने लगाएं, या फिर लाश कहाँ ठिकाने लगाई गई है, मर्डर कैसे इस्टेब्लिश करें। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन कहानी को ख़त्म करो उससे पहले सवाल जवाब के सिलसिले पे आते हैं। तो कल का मेरा सवाल था कि सबसे ज़्यादा सीएम पद की शपथ किसने ली थी, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नीतीश कुमार, बिहार 8 बार। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो है समीर आलम और संतोष कुमार और सिंह सुरेंद्र जी हैं, उदय मंडल जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, मोइन सैफी जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, मोहम्मद कलाम जी हैं, मोहम्मद जमीर जी हैं और शाम सरजू जी हैं, साथ ही सोनू यादव जी हैं और सकत्तर सिंह जी हैं, श्री विद्या सिंह जी हैं और सिराज खान जी हैं और सुभाष यादव जी हैं, रहमत जी हैं और मोहम्मदम शेख जी हैं, साथ ही आहिर जी हैं। तो तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं। हो सकता है कई लोग बाद में जवाब दें तो उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल भी बड़ा सिंपल सा है। पहला सवाल था कि सबसे ज़्यादा सीएम पद की शपथ किसने ली, तो उसका जवाब है नीतीश कुमार। अब मेरा सवाल है कि सबसे ज़्यादा पीएम पद यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद की शपथ सबसे ज़्यादा किसने ली। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल इसका जवाब हम लोग दे देंगे आपस में ही। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।